गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू द ब्यूरोक्रेट चैनल। ये हमने डिस्कस किया है 3 जून का एडिटोरियल, जो कि हमारा सुबह रह गया था। और कल से मैं ट्राई करूँगा कि एडिटोरियल सुबह ही न्यूज़पेपर के साथ डाल दिया जाए। तो चलिए चलते हैं आज के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एडिटोरियल। देखिए, हमारा जो पहला आर्टिकल है वो ये है कि एवर्स चेंज फेडरलिज्म इम्पेरिल्ड। इन्होंने ये जो दो महाशय इन्होंने बताया है कि जो विनोद के पाउल है, जो नीति आयोग के मेंबर है, उन्होंने बताया है कि देखिए, एडिटोरियल डिस्कस करने का मैं तरीका बता दूं मेरा। पहले मैं एक कॉलम पूरा डिस्कस करूंगा, उसके बाद दूसरा पैरा चालू करूंगा। जो हेडिंग्स होती है ना, जैसे यूएन एनक्रोचमेंट हो गया, वो पूरा डिस्कस करूंगा। फिर स्टेट कैपिटल रिलेशंस डिस्कस करूंगा। फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रांसग्रेशन डिस्कस करूंगा। फिर आऊँगा सोशो कल्चरल फाउंडेशन पे, और फिर लास्ट में कंक्लूजन पे। तो क्योंकि देखिए, मेरा भी जो लैपटॉप है वो ख़राब चल रहा है, तो सुबह मैंने काफ़ी अच्छे से उसे किया था, बट अभी के टाइम पे मेरे से नहीं हो रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा हैंग हो रहा है। और इवन राइट नाउ लाइक आई डोंट हैव दैट मच फाइनेंशियल रिसोर्स टू परचेज़ अ न्यू लैपटॉप और लाइक समथिंग। तो इसलिए मैं मोबाइल में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। इससे आपका भी अच्छा होगा कि चीज़ें रुकेगी नहीं, आप चलते रहेंगे और मेरा भी ठीक रहेगा। तो आप देख लीजिए, इसमें कोशिश करूँगा अपनी तरफ से पूरा अच्छा आपको प्रेजेंटेशन दे सकूँ। तो देखिए, यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, इन्होंने बोला है कि जो विनोद के पाउल है, जो नीति आयोग के मेंबर्स हैं, उन्होंने डिस्कस किया था कि जो लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन है, वो जो है पुअर मैनेजमेंट, लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन की वजह से जो कोविड-19 का वैक्सीनेशन ड्राइव था, उसका पुअर मैनेजमेंट हुआ था। उसके नीचे जो उसके बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट ने भी असर्ट किया था, उन्हें जॉइंट किया था, बट ये चीज़ें ज़्यादा गुड एविडेंस के साथ बैक नहीं की गई थी। बट देखिए, कहीं ना कहीं तो सेंट्रलाइजेशन हुआ है, ये भी बोल रहे हैं। और इन्होंने इसे अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। तो आइए देखेंगे क्या है ये। और इसमें इन्होंने बताया कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेट की काफ़ी ज़्यादा जो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें इंटरफियर कर रहा है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर में। ये एविडेंट है वन नेशन वन टैक्स थियरी से, वन नेशन मार्केट और वन रेशन के थ्रू। अब देखते हैं ये यूएन का एनक्रोचमेंट क्या है। देखिए, इन्होंने बोला ये कोई नया नहीं है। पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी काफ़ी सारे ओकेशंस आपको देखने मिलेंगे जहाँ पे जो यूनियन है वो जो यूनियन है वो एनक्रोच कर रही थी स्टेट के जो जुरिडिक्शन में। ये कहाँ से मिलेगा आपको? पहला तो देखिए, गवर्नर जो है वो काफ़ी ज़्यादा, गवर्नर का जो पावर पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, जो इलेक्शन के थ्रू आई गवर्नमेंट है, उन्हें जो इंटीमेट कर सके। और दूसरा, एजुकेशन जो इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट लिस्ट में था, उसे कॉन्करेंट लिस्ट में मूव कर दिया गया। इवन ये ही नहीं कि जो रिसोर्स अलोकेशन और वेलफेयर इंटरवेंशन है उसमें भी जो है इनपरकशंस देखने मिले थे, रिपीटेड इनपरकशंस देखने मिले। और तीसरी बात ये है कि जो जीडीपी आने के वजह से, जीएसटी आने के वजह से जो है स्टेट का रेवेन्यू गैप और एक्सपेंडिचर गैप काफ़ी बढ़ गया है। इसके आगे हम देखेंगे कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल काफ़ी हद तक रोक दिया गया है। और ऊपर से जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम काफ़ी ज़्यादा आ रहे एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में, जिसके वजह से जो है स्टेट को 85% और 82% पब्लिक एक्सपेंडिचर इसी पे स्पेंड करना पड़ रहा है रिस्पेक्टिवली। जो है 85% एजुकेशन पे और 82% हेल्थ पे स्पेंड करना पड़ रहा है। अब ये स्टेट कैपिटल रिलेशंस के बारे में इन्होंने बोला है कि जो अभी का जो पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन है सेंटर का, वो कहीं ना कहीं पैरेलल में चल रहा है इकोनॉमिक पावर सेंट्रलाइजेशन के, जो कि बड़े बड़े बिजनेस प्लेयर कर रहे हैं। जैसे रामदेव बाबा का जो बिज़नेस, आप बिज़नेस एम्पायर देखेंगे, वो बिज़नेस बीजेपी के रूल के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और इवन जो कई सारे बिजनेसमैन, जैसे टू नेम सम, रिलायंस जियो, अडानी, ये सारे बिजनेसमैन का बिज़नेस काफ़ी बड़ा है। और ये किसके एक्सपेंस पे आया? ये स्मॉल प्लेयर्स जो है उनके एक्सपेंस पे आया। इवन इसे इन बड़े बिजनेस जो है बड़े इंडियन बिजनेस प्लेयर्स हैं, इनको गवर्नमेंट ने इंसुलेट किया था। ये रिसेप्ट को निगेट करते हुए उन्होंने चूज़ किया था कि रिसेप्ट के अंदर नहीं जाना है।
क्योंकि देखिए रिसेप्ट में ये था कि जो इंडिया का डेयरी इंडस्ट्री भी काफ़ी इफ़ेक्ट करता था, और प्लस जो बाहर से कंट्री को ये जो रिसेप्ट एक्चुअली में क्या था, रिसेप्ट में ये था कि जैसे यूरोपियन यूनियन है जो एक इंटरनेशनल मार्केट बन जाता है, एक यूनिफॉर्म इंटरनेशनल मार्केट बन जाता है जो कि विदाउट बॉर्डर बैरियर्स आप ट्रेड कर सकते हो किसी भी कंट्री में। वैसे ही जो एशियन कंट्रीज़ है उन्होंने रिसेप्ट जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का प्लान किया था, बट ये इंडिया ने नहीं एक्सेप्ट किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें भी कुछ दिक्कतें थी। तो वो ना एक्सेप्ट करते हुए भी इंडिया का इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं ये मोटिव छिपा हुआ था कि बिग बिजनेस प्लेयर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए नहीं करते। और इवन जो स्मॉल बिजनेस प्लेयर है उनको रेस से आउट कर दिया, कैसे? एक तो जीएसटी से और दूसरा सिंगल नेशनल मार्केट बना के। तो इससे सिर्फ बिग बिजनेस प्लेयर को ही बेनिफिट है, जो बड़े बड़े खिलाड़ी है बिजनेसमैन में उन्हें। तो और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात देखिए जो बीजेपी है वो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज कर रही है रेंट सीकिंग को। रेंट सीकिंग क्या है? रेंट सीकिंग ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में है तो वो कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल फंडिंग ले सके, ताकि अगले टाइम के इलेक्शन के लिए उसके पास काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल फंडिंग हो जो है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पे दो होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और एक स्टेट गवर्नमेंट का होता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रीजनल स्पेसिफिक जो है रीजनल पार्टीज़ है वो कैसे करती है रेंट सीकिंग? वो रेंट सीकिंग करती है जो माइनिंग और रियल एस्टेट से। तो बीजेपी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घुसते हुए दिख रहा है। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चांसेस ढूंढे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एवेन्यूज़ ढूंढे, मौके ढूंढे कि जहाँ पे ये एक्यूमुलेट कर पाए रीजनल पार्टीज़ के फंडिंग को। तो इसके बाद जो है इंस्टीट्यूशनल ट्रांसग्रेशन भी इन्होंने कोशिश किया। ये क्या है? देखिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट जब कोशिश करती है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या इंस्टीट्यूशनल पावर को यूज़ करके रीजनल पार्टीज़ को दबाना, उसे बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रांसग्रेशन। तो यहाँ पे ये चीज़ हुआ है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूशन को यूज़ किया गया है जो है पॉलिसी लेवल्स स्टेट इंस्टीट्यूशन का वीक करने के लिए, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट डायरेक्टमेंट, एनआईए और बाकी सारे जो है एजेंसीज़ होते हैं उन्हें। इवन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो बीजेपी है उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को अपॉइंट किया है जो कि स्टेट के फंड पे रन करता है यूनिवर्सिटीज़ उसमें। और इवन डायरेक्ट ट्रांसफर्स ऑफ बेनिफिशरीज ऑफ वेलफेयर स्कीम भी कहीं ना कहीं तो वहाँ पे ही इफ़ेक्ट करती है जिसमें स्टेट को डायरेक्ट बाईपास कर दिया गया है। अब इसके बाद ये जो है सेंटर काफ़ी ज़्यादा टाइम से जो है स्टेट्स गवर्नमेंट के ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को इग्नोर करके मीटिंग्स ले रही है स्टेट सेक्रेटरीज और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के थ्रू, जो स्टेट जो स्टेट मैटर्स है उसके रिगार्डिंग, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। तो आप देखेंगे कि इन्होंने बताया कि एक रीसेंट मीटिंग हुई है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक के साथ, किसके स्टेट एजुकेशनल सिक्योरिटी किसके रिगार्डिंग, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के रिगार्डिंग। और इवन आप देखेंगे नीट का जो डिसीजन लिया गया था उसमें भी, इवन हेल्थ में भी जो कोविड-19 का फर्स्ट वेव था उसमें जो नेशनल लॉकडाउन लगा था वो स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा भी कंसल्ट किए बिना ही लगा दिया गया था। और अभी के टाइम पे जो वैक्सीन यूसेज है उसमें भी डिफरेंशियल प्राइसिंग करके जो स्टेट को जो है ज़्यादा जो प्राइस पे करने के लिए छोड़ दिया गया है, और इवन उन्हें डिप्राइव कर दिया गया है उनके रेवेन्यू शेयर से बाय जीएसटी। तीसरा इन्होंने बताया कि इसमें जो ये है एस्पेक्ट है उसमें है कि सोशल कल्चरल फाउंडेशन। अब ये सोशल कल्चरल फाउंडेशन जो फेडरलिज्म का है उसे इन्होंने काफ़ी इरोड करने की कोशिश की है। कैसे? एक तो रीजनल आइडेंटिटी और दूसरा कल्चरल ट्रेडिशन, ये दोनों होमोजीनस एजेंडा बन गए हैं बीजेपी के। ये दोनों बीजेपी के अगेंस्ट एक होमोजीनस एजेंडा बन गए हैं। अब बीजेपी यहाँ पे क्या कर रही है? आप देखेंगे कि जो बीजेपी एक पैन इंडिया हिंदू ट्रेडिशन लाने की कोशिश करी है। उन्होंने तमिल में भी एंटी वैदिक मूवमेंट, जो एंटी वैदिक ट्रेडिशन रिवाइव करने की कोशिश की है। और ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हिंदू पास्ट है उसे लिंक करके बता रहे हैं कि जो द्रविडियन था वो ब्रिटिशर्स के थ्रू, द्रविडियन ट्रेडिशन था वो ब्रिटिशर्स के थ्रू अटैक किया गया था, और इनको सपोर्ट कर रहे थे क्रिश्चियन मशीनरी। और एंटी कास्ट पॉलिटिक्स भी यहाँ पे कहीं ना कहीं पिक्चर में आता है। इवन बंगाल में ये कोशिश करी कि बंगाल और
आसामिस को अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बांग्ला, ये जो है एक पोएम था रविंद्रनाथ टैगोर के थ्रू 1905 के बंगाल पार्टीशन में, तो उसका यूज़ करके ये ट्राई कर रहे कि उन्हें हिंदू पास से लिंक करने की। तो आप देखेंगे इन्होंने कंक्लूजन में ये बोला है कि जो फेडरल रिलेशंस है ये काफ़ी ज़्यादा इरोड हो रहा है और इसे रिस्टोर करने की ज़रूरत है ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स स्टेट के भी रिस्टोर हो पाए। और इन्होंने नीचे बोला है कि ये किस चीज़ का नतीजा है, ये नतीजा है सारा रेसिडरी पावर्स सेंटर को देने का, और जो ओवर रूलिंग पावर्स है सेंटर के पास जो कॉन्करेंट लिस्ट में, ये उसी का प्राइमरी सोर्स है। जो ये एरोशन है ये प्राइमरी सोर्स उसका यही है। और ये डिग्री ऑफ फेडरलिज्म जो इंडिया में है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो इन्होंने बताया ये दो चीज़ पे मेजरली डिपेंड करता है। एक तो नेचर ऑफ कोएलिशन जो है सेंटर पे कैसी है और स्टेट में उसका क्या रोल है, और दूसरा ये है कि कल्चरल डाइवर्सिटी जो रीजन में है। तो बस इस एडिटोरियल में इतना ही बताया है। मैंने अपनी तरह से कोशिश की है कि मैं अच्छे से समझा पाऊँ। होप सो आप ये एडिटोरियल अच्छे से समझें। बढ़ते अपने दूसरे एडिटोरियल के पास। ये दूसरे एडिटोरियल में जो है ये यूरोपियन यूनियन के जो है ये हाई रिप्रेजेंटेटिव है जिनका नाम है जोसेफ बोरेल। इन्होंने वैक्सीनेशन के बारे में बताया कि कैसा होना चाहिए वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी। तो इन्होंने बोला है कि जो वैक्सीनेशन गैप है एडवांस्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी का, उसे अवॉइड करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने बोला है। जो डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर है डॉक्टर टेड्रोस ने, उन्होंने बताया है कि इसे वैक्सीनेशन एपार्थाइड कहते हैं और इसे हमें जल्द से जल्दी जो वैक्सीनेशन गैप है उसे क्लोज़ करना होगा। इसमें क्या लगेगा, इसमें ग्लोबल मल्टीलैटरल एक्शन लगेगा जो कि वैक्सीन के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन से होगा और उसके ज़्यादा से ज़्यादा ये रोल आउट से होगा वर्ल्ड वाइड। ये यूरोपियन यूनियन का पाथ हमेशा रहा है नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक में, और इवन G20 लीडर्स ने इसे अडॉप्ट किया है ये ग्लोबल हेल्थ समिट में जो रोम में हुई थी 21 मई को ये। अब इन्होंने इसमें बताया कि पॉपुलेशन को अगर पॉपुलेशन को वैक्सीनेटेड नहीं किया गया तो हमें मल्टीप्लिकेशन ये जो वेरिएंट्स आए जा रहे, अभी रिसेंटली आज सुबह भी एक वेरिएंट आया। अगर आपने मेरा न्यूज़ एनालिसिस देखा होगा तो उसमें मैंने बताया, अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए और सुबह का मेरा न्यूज़ एनालिसिस देखिए। उसमें मैंने आज के नए जो वेरिएंट आए कोविड-19 के उसके बारे में बताया। तो ऐसे ही नए नए वेरिएंट्स आते रहेंगे अगर ये वैक्सीनेशन जो ड्राइव पूरा नहीं हुआ तो। और दूसरा इन्होंने बताया कि जो वैक्सीनेशन है ये प्री रिक्विज़ाइट भी है, ये कंडीशन भी है, एसेंशियल कंडीशन भी है अगर हमें इकोनॉमी को रिवाइव करना है, रेस्ट्रिक्शंस हटाना है और फ्रीडम को वापस लाना है। तो ये जो है रेस्ट्रिक्शन ये पिनलाइज कर रही है डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा, क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ के पास रिसोर्स बेस है बट डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास उतना नहीं है। इवन जो पॉवर्टी कम हो रहा था और ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ कम हो रहा था, वो भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं वापस से ट्रेंड रिवर्स होते हुए दिख रहा है। और इवन आप देखेंगे कि जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी और जियोपॉलिटिकल टेंशन है इसके वजह से बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बैकहोल्ड हो जाएगी और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग यूरोपियन यूनियन वेलकम करती है जो 50 बिलियन प्लान प्रपोज किया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, ताकि 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन को 2021 में और 60% 2022 तक वैक्सीनेट किया जाए। इसमें बताया है कि इसमें हमें कोऑर्डिनेटेड मल्टीलैटरल एक्शन लगेंगे और हमें जो है पॉलिटिकल गोल्स को वैक्सीनेशन नेशनलिज्म से लिंक करने से रोकना है। और बाकी ये देखिए ये सारे एडिटोरियल्स में लास्ट तक आप देखेंगे सिर्फ लास्ट के एक पैरा को छोड़ के पूरे एडिटोरियल में ईयू की बढ़ाई की गई है, तो हमें उसमें नहीं जाना है। अब इसमें इन्होंने बोला है जो वॉलेंट्री लाइसेंसिंग है इसको भी इंश्योर करना होगा ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और नो हाउ बढ़ सके, और जिससे ट्रिप्स जो है जो इसके रिगार्डिंग जो है देखिए इश्यू रेस किया गया है WTO में ट्रिप्स के रिगार्डिंग और दोहा एग्रीमेंट के रिगार्डिंग 2001 दोहा एग्रीमेंट में इसमें हटाने का बात चल रहा है। इसमें इंडिया ने भी सपोर्ट दिया है, अफ्रीका ने भी सपोर्ट दिया है और इवन यूरोपियन यूनियन भी इसे सपोर्ट कर रही है।
तो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्यों किया जा रहा है, ताकि ये स्पीड अप कर दे प्रोसेस का, वैक्सीनेशन प्रोडक्शन का, ताकि हर एक कंट्री में वैक्सीनेशन प्रोड्यूस हो और जल्द से जल्द ये जो कॉमन गोल है कोविड वैक्सीन गैप क्लोज करने का, इसे अचीव किया जाए। और यही आपको देखने मिलेगा जो है रोम डिक्लेरेशन में और ग्लोबल हेल्थ समिट में। तो ये इस एडिटोरियल में इतना ही काफ़ी है। आइए कुछ बेसिक देख लेते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। अब यूरोपियन यूनियन के बारे में जो है बताया है यहाँ पे कि देखिए, यूरोपियन यूनियन एक 28 कंट्री का ग्रुप है जो एक कोहेसिव मतलब चिपके हुए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ब्लॉक का पार्ट है। मतलब एक चिपकी हुई, मतलब एक ग्रुप ऑफ इकोनॉमी जो आपस में जुड़े हुए हैं नेशनल बाउंड्री से, उसका एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ब्लॉक है, जिसमें से 19 कंट्रीज़ इसमें से उन्होंने यूरो, इनका एक करेंसी है यूरो, इसे अडॉप्ट किया गया है। और 9 मेंबर्स जो है बल्गेरिया, कोर्सिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम ने यूरो नहीं यूज़ किया गया है। तो इतना ही जानेंगे। इसके बाद देखेंगे दूसरा एडिटोरियल जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल मैं बोलूँगा आपको, ये फार टैक्स रेजिंग मेजर्स के बारे में है, जो कि OECD में रेस किया गया था। अब OECD में पिलर 2 प्रपोजल रखा गया था, जिसमें बोला गया था कि जो बेस इरोजन प्रॉफिट है उसे रोका जाएगा। अब ये है क्या टैक्स बैक? देखिए कैसा है। देखिए, इंडिया में टैक्स काफ़ी ज़्यादा है, तो जो इंडियन कंपनीज़ है जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, तो वो क्या करती है, वो एक कोई ऐसे टैक्स हॉलिडे कंट्री में जैसे सिंगापुर, मॉरिशस है, वहाँ जाके जो अपना जो स्ट्रक्चर बेस जो है वहाँ पे एस्टैब्लिश करती है और वहाँ से ग्लोबल ऑपरेशंस ऑपरेट करती है, ताकि उसे कम टैक्स पे करना पड़े। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ जो OECD में बात की गई है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए कि एक इफ़ेक्टिव जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स ये लाना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया है कि इसके रिगार्डिंग हमें ग्लोबल मिनिमम टैक्सेशन लाना होगा कि अगर कोई कंपनी जो है एक वर्ल्ड के पार्ट में सही तरीके से नहीं टैक्स की गई है, एक उस लिमिट तक नहीं टैक्स की गई है, तो उसकी जो ओरिजिन कंपनी है उसे पूरा अधिकार है कि वो जो बचा हुआ पार्ट है, जैसे 15% समझ लीजिए अभी ग्लोबल मिनिमम टैक्सेशन है। तो अगर जो सिंगापुर में कोई कंपनी है इंडियन की, तो उन्हें अभी सिंगापुर में सिर्फ 2% टैक्स पे करने बोला जा रहा है। तो ये जो बचा 13% टैक्स है ना, ये इंडियन गवर्नमेंट इस कंपनी पे जो है इम्पोज कर सकती है। तो इसी बारे में यहाँ बात किया गया है। जो बोल रहे हैं कि अभी जो मिनिमम इफेक्टिव टैक्सेशन रेट है जो 10% रखेंगे, बट पॉसिबली ये अप टू 15% हो सकता है। यूनाइटेड नेशन ने अपना प्रपोजल रखा है 21% का। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, OECD ने 10 से 12% का प्रपोजल रखा है, बट यूनाइटेड नेशन ने 21% का प्रपोजल रखा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसा मैंने बताया कि कंपनी जो है पर्टिकुलर कंट्री बेस को सिर्फ एक टैक्सेशन बेनिफिट ना यूज़ करे किसी कंट्री का, अदर कॉमर्शियल बेनिफिट्स भी यूज़ करे। जैसे देखिए सिंगापुर, मॉरिशियस और जो CHLs, ये सब जो ये है इकोनॉमी है, इसका सिर्फ टैक्स इवेजन के लिए यूज़ किया जाता है और किसी के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। तो जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स है, इसमें जो है बताया गया है कि इसमें जो अमेरिका ने भी बोला है कि डी इंसेंटिवाइज़ करेगा अमेरिकन कंपनीज़ को, ताकि वो अपना स्ट्रक्चर वापस से अमेरिका में ये एस्टैब्लिश करे। ये जो कि भाग गए हैं जो US कॉर्पोरेट टैक्स है इंक्रीज़ होने की वजह से। ये प्रपोजल सिमिलर है जो पिलर 2 के रिगार्डिंग। तो इसमें मैंने जैसा बताया आपको कि 15% फ्लोर काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी है कि 15% आ पाए, लेकिन 15% भी काफ़ी कम है। और शायद आयरलैंड जैसी कंट्री, छोटी छोटी कंट्रीज़ है जो इस पे भी जो अग्री ना करे। इंडिया ने भी इवन कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया इसके रिगार्डिंग, बल्कि इंडिया के जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसे इससे 10% जो है 10% इवन लाइक
10% रेट भी होगा तो इंडिया की जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि इंडिया में हेडक्वार्टर्स जो इंडिया में, जैसे इंडिया में कोई एमएनसी हेडक्वार्टर्ड है और वो सिंगापुर या नीदरलैंड्स में जाके अपना ऑपरेशन रन करता है, तो जो इनकम ग्लोबल ऑपरेशन से उसे आता है वो इफेक्टिव रेट पे टैक्स नहीं किया गया है तो इंडिया में टैक्स कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। इवन जो है स्टेट ऑफ टैक्स रिपोर्ट, जस्टिस रिपोर्ट जो है 2020 की, वो कहती है कि जो है इंडिया जो है 10 बिलियन लूज़ करती है अपने टैक्स रेवेन्यू इसी ऑफ सोर्स स्ट्रक्चर वही है जो मैंने बताया कि टैक्स से बचने के लिए वो स्ट्रक्चर कहीं और एस्टैब्लिश करते, जो 10 बिलियन इंडिया की टैक्स रेवेन्यू लूज़ करती है इसके वजह से। और जो इंडियन रेसिडेंट्स है जो मॉरिशस, सिंगापुर, नीदरलैंड जैसे कंट्रीज़ में ज़्यादा बेस बनाते, ये रिपोर्ट सप्लीमेंट की गई है ओवरसीज़ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डाटा आरबीआई के 2021 से 2000 से लेके 2021 के डाटा से, जिसमें बोला गया है कि जो ओडीआई की जो प्राइमर ये जो ओडीआई जो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादातर सिंगापुर, मॉरिशस, यूएस, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम को जाती है। इसमें बोला गया है कि जो रेवेन्यूज़ इन्हें इस ऑपरेशन से आता है ना, वो भी ये इंडिया पे नहीं लाते, इंडिया के अंदर नहीं लाते। एक हिसाब से अगर ये रेवेन्यू इंडिया के अंदर आता है तो इंडिया को फ़ायदा होता है, बट ये भी इंडिया के अंदर नहीं आता है, ये वहीं से वही दूसरे इकोनॉमी के तरफ चला जाता है। और इवन जो है टैक्स एडवांटेजेस इसके वजह से जो है टैक्स एडवांटेजेस इंसेंटिव है जो इस वो भी इंडिया को नहीं मिलता है। तो इसमें यही प्रपोजल रखा गया है बस। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, तो इसे काफ़ी अच्छे से मैंने एनालाइज करने की कोशिश की है। और इवन यहाँ पे यही बताया कि जो यूएस का स्टैंड है कि 21% रखा जाए, उसे फ्रांस और जर्मनी ने सपोर्ट किया है, बट यूरोपियन यूनियन ने इसके रिगार्डिंग कंसर्न रेस किया है कि इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकियों को भी, मतलब जो स्मॉल इकोनॉमिक्स है उन्हें, जो स्मॉल इकोनॉमी है उन्हें भी ध्यान में रख के ये काम किया जाए तो काफ़ी अच्छा है। बस आज के लिए इतना ही। आज के एडिटोरियल पार्ट में ये 3 एडिटोरियल ही काफ़ी इम्पोर्टेंट थे जो मैंने पहले डिस्कस किया है। एवर्स चेंज फेडरलिज्म इम्पेरिस सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट, दूसरा वैक्सीनेशन गैप, और तीसरा बेस इरोजन प्रॉफिट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। संतोष गुप्ता, द ब्यूरोक्रेट चैनल, और हम डेली ऐसे ही न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। और देखिए एक बात ये है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि इतना ज़्यादा कोशिश की है कि आपका टाइम भी कम लगे और जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छी यूपीएससी क्वालिटी की बने। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग वीडियो में क्या करते हैं, बहुत अनवांटेड चीज़ डिस्कस कर देते हैं, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से जिसमें आपको एनालिसिस लगता है वो चीज़ें नहीं करते। तो ये मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव ये यहाँ है कि अगर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ उसे कवर करूँ, फिर चाहे दूसरी एडिटोरियल कितनी भी इंटरेस्टिंग क्यों ना हो। आज के सुबह के वीडियोस में मैंने थोड़ी बहुत एडिटोरियल, शायद पहला वीडियो था मेरा तो मैं काफ़ी नर्वस था, तो इसके रिगार्डिंग मैंने जो है काफ़ी अनवांटेड चीज़ें डाल दी जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। बट मैं कल से कोशिश करूँगा कि वीडियो जो है 30 मिनट से लेकर 40 मिनट के अंदर ही रेस्ट्रिक्टेड हो और आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट हो जाए, ताकि आपका 30 से 40 मिनट में जो है न्यूज़पेपर एनालिसिस आर्टिकल्स के सारे ख़त्म हो जाए और 15 से 20 मिनट में एडिटोरियल एनालिसिस ख़त्म हो जाए। तो चलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक द चैनल, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।